इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक दोष पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए भी कई मायनों में अहम है। उधर जहां एक तरफ इस फैसले से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन वाले खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले के बाद पूर्णेश मोदी से मीडिया ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता, जरा आप भी सुनिए। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होगा तो राहुल गांधी उसमें स्वाभाविक तौर पर शिरकत करेंगे? श्री राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आज से चली जाएगी। आज ही स्पीकर लोकसभा को, जैसे उन्होंने 6 घंटे में निर्णय कर दिया था, आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की, उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया, उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है, जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे। जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। Speaker has to take a decision. Of course, entire country and their world is now looking on Speaker. What is this action? Because automatically it should be revoked immediately. This is what we need. This is what the country need. Our leader of opposition in the Lok Sabha will officially request the Honorable Speaker with the
तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कांग्रेस फूले नहीं समा रही है और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया, तो उसके बाद ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे संजीव निगम आपके प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले रविंद्र जी मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। जिस प्रकार से देखा गया कि आज सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ये डिसीजन दिया गया, फैसला सुनाया गया, कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है, गदगद है कांग्रेस। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी का यह कहना है कि मोदी के लिए परेशानी हो जाएगी 2024 में। राहुल गांधी को जिस प्रकार से देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया उस पर करना या कुछ कहना हम उसके लिए नहीं है। जो भी फैसला दिया है उस पर हम स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से बरी नहीं किया है। इनकी जो सजा है उसको जो है कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया, उस पर रोक लगा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये मुकदमा नहीं चलना चाहिए। जब तक इसकी प्रोसीडिंग चलेगी, चलेगी, उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा। तो फिलहाल के रूप में फौरी तौर पे राहत जरूर है, लेकिन ये राहत कितने दिन रहेगी ये आगे का है। लेकिन जो भी है, अब माननीय राहुल गांधी जी को एक लंबा समय, क्योंकि उनकी सदस्यता वापिस आ जाएगी, अब उन्हें एक लंबा समय वायनाड के विकास के लिए मिलेगा, सदन में आवाज उठाने के लिए मिलेगा। तो देखना ये होगा कि सदन में कितनी आवाज उठाते हैं, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड तो राहुल गांधी जी का सदन में बहुत कम है। जनता की आवाज उठाना, जनता के मुद्दे उठाना वो जीरो है। और इससे पहले जिस सीट पे ये चुनाव लंबे समय से अमेठी पे लड़ते थे, वहां पे ना तो विकास था ना जनता की आवाज थी, इसीलिए जनता ने नकार दिया। अब वायनाड को दोबारा से इनको मिला है, तो आप जाए और वायनाड में जाकर जो बच्चों का विकास कार्य है और जो आप कर सकते हैं वह कर, और अपनी लड़ाई को जो आप सुप्रीम कोर्ट में हैं तो उसको जारी रखिए। कि क्या कहा, क्योंकि आपने कहीं भी ये नहीं कहा, मेरे को ऐसा पुष्ट नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे सुना है जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? हेलो, आवाज हमारी नहीं मिल पा रही लगता है। अनिल जी आवाज मिल रही है? जी 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 बताइए। आपने रविंद्र जी को सुना होगा सर अभी? ठीक है, इनकी आवाज नहीं आई थी, बहुत हल्की आवाज। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं रविंद्र जी ने क्या कहा। रविंद्र जी ने कहा कि राहुल गांधी अगर संसद में आ जाते हैं तो पहले से भी जनता के हितों के मुद्दों को नहीं बोलते हैं, तो उनके आने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। वो वायनाड जाएं, जहां से वो सांसद हैं, वहां के लोगों से बात करें, उनके हितों के लेकर बात करें। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। जी, ये सभा के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जब राहुल जी की सदस्यता का जो षड्यंत्र के तहत किया था तो बड़ी खुशी मनाई थी भाजपा के लोग, और आज इनका जो जवाब है वो मायूसी भरा हुआ है। राहुल जी ने संसद के अंदर हर बार जनता की आवाज को उठाने का काम किया, जनता की मूलभूत समस्याओं को उठाने का काम किया, इस देश से जुड़ी समस्याओं को उठाने का काम किया। और रही बात, आज दोबारा से अगर सदन में जाने का मौका मिला है तो सदन में जाकर फिर वो आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी तेजतर्रार व्यक्तित्व हैं, उनके
वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने जनता की मूलभूत समस्या को उठाना स्टार्ट किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात तिल मिला जाते थे। और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, सदन की कार्रवाई को ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ने देखा है, अब ये खुद के वक्तव्य हो, ये जनता ने देखा है। और आज रही बात सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की, तो सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है वो राहत निस्संदेह सराहनीय है और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। निश्चित ही राहुल गांधी जी को इसमें राहत नहीं, पूरी तरह से राहत मिलेगी और राहुल गांधी विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो काले मंसूबे हैं उन पर पानी चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो जाए, राहुल गांधी जी का माहौल बनाना चाहते हैं। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी थी कि किसी भी तरह से राहुल गांधी जी को हर तरह से अयोग्य घोषित किया है, लेकिन लोकतंत्र के अलावा तो एक परमेश्वर का भी तंत्र अपनी जगह काम करता है। राहुल गांधी सच्चे नेता हैं, जननायक हैं और जनता के हृदय में बात करते हैं और उनकी जो दुआएं हैं वो उनके काम आई और आज उन्हें वो राहत मिली है। क्योंकि राहुल गांधी गलत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी डरे नहीं और ना डरेंगे। 2024 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा और इंडिया का परचम देश में लहराएगा और खुशहाली आएगी। रविंद्र जी, सुना आपने अनिल जी को? जी बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, मैं एक बार अनिल जी ने जो कहा मैं आपको बता देता हूं। अनिल जी का यह कहना है कि आपके काले मंसूबे काम नहीं आएंगे, आप मायूस हैं फैसला आने के बाद और 2024 में राहुल गांधी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देंगे। देखिए, इसमें मायूसी या हर्ष की कोई विषय नहीं है। पहले भी सेशन कोर्ट ने, न्यायालय ने ही इनको सजा दी थी। इन्होंने जिस प्रकार से पूरे समाज को गाली देने का काम किया था, और मैं पुष्ट नहीं हूँ, मुझे ये भी पता लगा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप एक ऐसे पद पे थे जहां आपको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए सभी लोगों के ऊपर। कहा है जी, ठीक है आपने। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बरी नहीं हुए, आपको टिप्पणी भी बहुत तल्ख मिली है। और दूसरी बात, आप समाज के सभी लोगों को गाली कैसे दे सकते हैं, जबकि आप एक बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के और लंबे समय से एक खानदान के जो कांग्रेस का चला आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का, उसके शहजादे हैं। आपको इस गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। अब अगर किसी व्यक्ति को ये बात बुरी लगी हो, वो जाके लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के दायरे में अपनी बात को माननीय न्यायालय को बताता है। अब माननीय न्यायालय अगर उस पर सजा दे देता है तो इसमें बताइए क्या षड्यंत्र है? क्या न्यायालय षड्यंत्र कर रहा था या न्यायालय में लोकतंत्र खत्म हो गया? इस प्रकार के इनके नेता, क्या अधीर रंजन चौधरी जी हो, चाहे अन्य नेता हो राष्ट्रीय स्तर के, वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं जैसे कोई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की भी डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ने दी। भाई न्यायालय में गया। आज जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि ठीक है, माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया उसका हम स्वागत करते हैं। जिस व्यक्ति ने जिस समाज को, जिस व्यक्ति को ये बात कही गई उसे बुरा लगा, उसने अपनी आवाज उठा। लेकिन कांग्रेस का यही कहना था रविंद्र जी, कांग्रेस का यही कहना था कि जब तक गुजरात के कोर्ट में ये फैसला चला तब कुछ और था और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट निकल कर आया तो फैसला ठीक आया। देखिए यही कांग्रेस के अंदर दिक्कत है। क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की कोर्ट है? देखिए, संविधान एक जैसा है, धाराएं एक जैसी हैं, जिरह करने के लिए आपको भी मौका मिलता है, आपके वकील को भी मौका मिलता है, पीड़ित पक्ष को भी मौका मिलता है, और जैसा उसको अच्छा लगता उसका करिए। आप बताइए, नेशनल हेराल्ड मामले में भी तो ये जमानत पे है ना। अब खाली कोई ये तो नहीं कह सकते कि हम बरी हो गए। अब ये खुशी मना सकते हैं तो मना ले। 5,000 करोड़ के घोटाले पे अभी माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी जेल पर है। उसी प्रकार से कोर्ट ने इस मामले में इन्हें हल्की सी राहत दी है, इनका मुकदमा क्लियर नहीं किया, उस सजा को रोक लगा दी है, जिसके कारण इनकी सदस्यता दोबारा बहाल हो सकती है। अब अपनी बहाल हुई व्यवस्था में अगर ये वापस आते हैं तो इनको, कांग्रेस को चाहिए
अपने सांसद को कि वायनाड में जाके जनता के जो रुके हुए कार्य थे, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपकी लंबे समय की बची है, आप जाके वहां पे काम करिए। अब हम देखेंगे वायनाड में कितना विकास करते हैं और कितनी जनता की आवाज ये सांसद में उठाते हैं। हमारे साथ जुड़े अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, आवाज आ रही है सर? अनिल जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही। आपने सुन लिया होगा रविंद्र सिंह जी को क्या कुछ बोला। मैं आपसे और अटैच कर दूं इसमें। उनका कहना है कि वैसे भी राहुल गांधी बेल पर हैं 402 को लेकर, सोनिया गांधी भी बेल पर हैं, तो इतना बड़ा कुछ भी नहीं है जिस प्रकार से अगर देखा जाए। और ये तो आपको सीखने की जरूरत है, आपको जाना चाहिए जो वादे आपने वायनाड में किए थे, आप जनता के वादों को पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस के साथ, बहुत सारे बिंदुओं के साथ इसको बेल मिली है। इस पर देखिए, बीजेपी के लोगों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से सलाह बीजेपी वाले दे रहे हैं, बीजेपी वाले पहले अपनी कुर्सी बचाने का काम करें। तो 2024 में इनकी जमीन खिसक रही है और जो कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके चल पड़ूंगा, तो वक्त आ गया झोला लेके चलने का, तो समय नहीं बचा है। जनता नकारने के लिए तैयार बैठी है और इनकी जमीन तो तभी खिसक गई जब सारे विपक्षी दल एकजुट हुए और इन्होंने अनर्गल बातें इन लोगों को नहीं रखी। और आपको मैं बता दूं कि कल की डेट की बात है कि जिस प्रकार से अब रविंद्र जी तो बहुत अच्छे शालीनता के साथ बातचीत कर रहे हैं, इनके कई प्रवक्ताओं ने कई डिबेट पर किस तरह से बदतमीजी भरी बातें की हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बौखलाहट किस प्रकार से है, तो राहुल जी की संस्था के मामले में जो मामला है कि राहुल जी को राहत मिली है, सदन में भी बात होगी और क्षेत्र में भी विकास करेंगे। राहुल जी कभी किसी से पीछे नहीं है। जनता की आवाज को उठाने का, जनता का भला करने के लिए राहुल जी ने हमेशा मेहनत की है, चाहे संसद सदस्य रहे या ना रहे। कब तक राहुल गांधी कब तक? हाँ बिल्कुल अनिल जी, राहुल गांधी कब तक संसद पहुंच रहे हैं? संसद कब पहुंच रहे हैं? अगर किसी मामले में अगर कोई व्यक्ति जमानत कराए तो वो सजा याफ्ता नहीं माना जाता है जब तक कि दोष पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। ठीक है। रही बात मर्यादा वाली, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मुजाहिदीन से इंडिया संगठन को तुलना करने वाले, जबकि गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, इस प्रकार के बयानों से किस व्यक्ति ने उद्बोधन किया ये भी न मालूम होना चाहिए। छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। और इनके कद्दावर नेता ने जिस प्रकार से कहा, जब विपक्ष को बोलने नहीं दी गया, वो आज विपक्ष बाहर सदन के बाहर धरने पर बैठ गया जंतर मंतर पर, तो सदन आपके नेता मनोज तिवारी जी ने क्या कहा मीडिया को बाइट देते, हम सदन कार्रवाई चाहते हैं, बेशर्मों को समझाए कौन, मैं चुनौती देता हूं नामर्दों की। इस तरह की भाषाओं का बीजेपी के नेता इस्तेमाल करने लग गए। फिर ये किस तरह की बात है? जल्दी से रविंद्र जी, जल्दी से स्टेटमेंट दीजिए अपना, जल्दी से जवाब। मैं धनोज जी के पास जाऊंगा, संजीव जी के पास जाऊंगा। अगर इनकी बदतमीजियों की फहरिस्त अगर गिनवाने लगूं तो बहुत लंबी है। तो देखिए, ये कहना कि अब मैंने ये कहा, आपने ये कहा, तो ये कहना कहीं भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी को गाली दी गई है, गाली गलौज की गई है, चाहे मौत का सौदागर, चाहे जो है चाय बेचने वाला, और तमाम ऐसे अपशब्द गाँव पूरे विपक्ष में। चाय बेचने वाले तो खुद ही बोलते हैं ना, आप लोग खुद बोलते हैं मोदी जी चाय बेचते थे। कभी भी इसका जवाब माननीय मोदी जी ने नहीं दिया। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने कहा कि तुम जितने पत्थर मारोगे मैं उतना सुंदर इससे महल बना दूंगा। सही बात है, मोदी जी ने बड़े प्यार से कहा, जनता ने एक नेता को भी कह दिया हमारी कुर्सी जाएगी या आएगी, ये जनता तय करेगी। और जनता तय करती है हमारे कामों पे, हमारे विकास कार्यों पे। जनता ने जिस प्रकार से 2014 के बाद इस देश में विकास देखा है, वो कहीं ना कहीं उनके मनों में छाप छोड़ चुका है। चाहे आज की युवा पीढ़ी हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, बुजुर्ग साथी हो, बहनें हो, महिलाएं हो। तो इस देश में जिस प्रकार से विकास की गंगा बही है, आज 2014 साहब बिल्कुल बही है। लोगों के रोजगार छिने हैं, रोजगार मिले नहीं, महंगाई बढ़ी है, महिला पर अत्याचार हुए हैं, मणिपुर जैसे हालात, हरियाणा जैसे हालात पैदा हुए हैं। यही दिया है देश में आप लोगों ने
बसों में ये विकास हुआ है, विकास हुआ है आपके कार्यालय का, विकास हुआ है आपके मित्रों का, अदानी अंबानी जैसी कंपनियों का। कहाँ के विकास की बात करते, जनता का विनाश किया आप लोगों ने। आज पूरे देश, दूसरी बार आपको मौका दीजिए, तीसरी बार जनता आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आज तक कहीं कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं सशक्त नेता की वजह से ही संभव हो सकता है। चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश के अंदर अपने गौरव को बढ़ाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके ऊपर भारी है। ये राहुल गांधी जी 2024 में माननीय मोदी जी के सामने चुनाव लड़े, ये बधाई की बात है। ठीक है, जैसे 2014 में भी राहुल गांधी जी से, 2019 में भी राहुल गांधी जी से, 2024 में भी आएगा। हमारी हैट्रिक तय है, हमारी हैट्रिक तय है। आप अगर आपकी हैट्रिक तय है श्रीमान जी, तो ये बता दीजिए 2014 के बाद 2023 में आपको एनडीए की याद आई, उससे पहले एक अकेला शेर भारी था और आज 38 दलों का ग्रुप निकल के आया। नहीं, शुरू से देखिए, एनडीए शुरू से नहीं, शुरू से आप एनडीए केवल कुछ समय के लिए प्रचारित हुआ, लेकिन उसके बाद केवल आपका मोदी मोदी प्रचार हुआ है। एनडीए को पूरे 9 साल के लिए आप भूल गए। जो छोड़ गए उनको भी स्वागत है, जो आए उनका भी स्वागत। ये देखिए, यूपीए अगर अपना नाम बदल के अगर कोई और नाम रख लेगी तो यूपीए के कारनामों को जनता भूली नहीं है। ना, तो आपके जनता, आपके भी नाम बदले हैं। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में भी झांकी है, कितनी बार नाम बदले हैं। किस नारे के साथ आपने संगठन खड़ा किया, वो नारा आपका बिल्कुल बदल गया। इतने भ्रष्टाचारी है उनका, इतना भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुए, इतने घोटाले हुए, सारे उजागर होंगे, सारी कलई खुलेगी, जनता के बीच में जाएंगे। भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। आप देखते जाइए सर, सोनिया गांधी जी बेल पे नहीं है। आप कौन सा ऐसा दल बताएंगे जो आपके साथ गठन? केजरीवाल जी है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, 30 महल का निर्माण करा रहे थे, 11 करोड़ के पर्दे खरीद लिए उनके। वही अभी सरकार में हो, ईडी सीबीआई का भरपूर फायदा उठा लीजिए, लेकिन जिस दिन सत्ता अगर बदल गई ना, तो आपको मालूम पड़ेगा आपके कितने काले कारनामे सुनेंगे। अदानी अंबानी पे आज तक आप जवाब नहीं दे पाए हैं। रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, यूपीए के काले कारनामे देखते जाइए। जो कांग्रेस ने बनाया इतने सालों में, उसको बेचने का काम आप कर रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप देख रहे हैं। आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों का राशन दे रहे हैं। ठीक है रमन जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से, मेरे साथ और भी गेस्ट हैं। जिसकी टोपी उसी को सर पहनाने का काम कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं सरकार। ठीक है सर, ठीक है। संजीव निगम हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। संजीव जी, आपने सुन लिया होगा दोनों नेताओं को, अनिल जी को भी सुन लिया होगा आपने, रमन जी को भी सुन लिया होगा। अब सवाल मेरा आपसे है कि 26 दलों के नेता बन जाएंगे राहुल गांधी अब तो, और 2024 में नरेंद्र मोदी को सीधा टक्कर देंगे। लेकिन अब सवाल इस बात का निकल कर आ रहा है कि अब उनका क्या होगा, ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव का, अरविंद केजरीवाल का और नीतीश कुमार का। ये आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। अभी हमारी 2 मीटिंग हुई है इंडिया की। दूसरी मीटिंग में इंडिया नाम फाइनल हुआ है और अभी अगली मीटिंग जो महाराष्ट्र में होगी उसमें जो है इंडिया का संयोजक कौन होगा ये तय किया जाएगा। सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस है ना 26 में सर। है, अच्छी बात है, बिल्कुल दल है, अच्छी बात है। और इंडिया के जो राजीव, अच्छा एक सेकंड संजीव जी, में एक सेकंड एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए किसी के अगर 120 सांसद जीत कर आते हैं और किसी के 8 सांसद जीत के आते हैं, किसी के 20 जीत कर आते हैं, किसी के 30 जीत कर आते हैं, तो आप बताइए मेजोरिटी के बेसिस पर पीएम का चेहरा किसे बनाया जाएगा? 8 वाले को या 20 वाले को, 30 वाले को? देखिए आज की तारीख में ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर मगर जो आप कह रहे हैं ना, अगर मगर ये बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है। पूरी अभी इंडिया यूनाइटेड है, एक साथ है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उसमें जो भी होगा सर, पीएम का चेहरा तो एक ही होगा ना सर? नहीं, उस समय देखिए वो उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी उसमें आपस में मिल बैठ करके तय होगा। अच्छा। अभी हम इन सवालों पर बिल्कुल अपना जो है नहीं व्यय करना चाह रहे हैं समय।
और हमारा जो है लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आपको बताओ, इंडिया को लोग पसंद करने लगे हैं। अच्छा। और इंडिया कितनी तेजी से आज आपने देखा, जिसे राहुल गांधी जी की जो सजा पर रोक भी लगाई गई है, उससे एक इंडिया का और मजबूती की ओर एक कदम बढ़ा। पसंद करते हैं तो क्या कह रहे हैं आप? इंडिया को पहले से ही लोग पसंद करते हैं। आपके नहीं नहीं नहीं, वो तो आप लोग वहाँ पसंद करते हैं ना, आप लोग उसमें कानून मीन में निकालते रहते हो ना। इंडिया आप लोग तो मीन में निकल, आप INDIA हो, पूरा नाम सुनिए। बताया करो, इंडिया की फुल फॉर्म क्या है? अरे नहीं, आपको इंडिया का, आप जहाँ ये इनसे पूछिए एंकर महोदय से। एक मिनट, एक रविंद्र जी, एक मिनट। आप इंडिया की आप full form एंकर, आप एंकर, आप जो ये एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। आप एंकर महोदय से पूछिए इनका स्टूडियो कहाँ है। मेरा प्रश्न है, अरे सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए। आप जो मीडिया का जो हब है, जो मीडिया में ज्यादातर जो है, अरे वो कहाँ है नेशनल जी? डेमोक्रेटिक अलायंस। आप मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ फिर आपसे। का फुल फॉर्म क्या है? आप मैं इंडिया पूछ रहा हूँ कि मीडिया का जो हब है अपने देश में कहाँ पर है जी? बोले इंडिया मैं को पूछ लोग रहा हूँ। पहले भी पसंद करते अरे हैं, आज भी पसंद करते हैं। अरे मैं, मेरे भी पसंद। आप जो मीडिया का हब है कहाँ है? एंकर महोदय पूछिए इनका स्टूडियो कहाँ है जी, पूछिए इनसे स्टूडियो कहाँ है। या ज्यादातर मीडिया के स्टूडियो कहाँ है? NOIDA क्या बोलते हैं आप इसको? क्या कहते हैं? NCR का बड़ा शहर है। अरे मैंने मान लिया। आप अरे मान क्या लिया? अरे मैं इंडिया की फुल फॉर्म बता दीजिए, मैं मान अरे मैं तो कह रहा हूँ फुल फॉर्म क्या? आपको चैलेंज देता हूँ। अरे बेमतलब की बात आप कर रहे हैं, चैलेंज करते हैं अननेसेसरी। आप अपना मैं चैलेंज अरे सुनिए, आप हमसे आपको पता इस तरीके नहीं देखिए, ये मतलब के सवाल मत करिए। भानुमति का कुनबा है जिसे इन्होंने मिलजुल के जोड़ा, और ये बहुत जल्दी टूटेगा। हमारा इन्हें भानुमति का है, यही नहीं कौन सा पता मती का है जी? कि हमारा जो अलायंस आपका है, कौन सा मती का है? बता दो इंडिया INDIA जिसका नाम है, इसका पूरा फुल वर्जन क्या है इन्हें नहीं मैं पता। तो पूछ रहा हूँ, मुझे इन्हें बताइए नहीं आप। पता। अरे हमें कुछ नहीं पता है, हमें नहीं हमें तो कुछ नहीं पता है, छोड़ दीजिए। आप बता दीजिए। अननेसेसरी आप लॉजिकल सवाल कर रहे हैं। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। NOIDA क्या मतलब है? इंडिया का मीनिंग क्या है? आप बड़े चौड़े से बोलते हैं ना, लेकिन नहीं, इस तरीके की मुझे डिबेट नहीं पसंद है। आप लॉजिकल में आप बात मत करिए। बोलिए इंडिया, आप INDIA। जहाँ मैं फिर पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए। NCR का वो शहर कौन सा है जिसको आप पकड़ते हैं? सवाल आपसे क्या करो, आप है? ऐसे। बोलिए। मैं KBC थोड़ी है खेल रहा हूँ भाई, फिर क्यों मैं नहीं? KBC थोड़ी है खेल रहा हूँ। NCR का वो शहर बताइए। आपसे इंडिया का फुल NCR का वो शहर बताइए, आप मीडिया का हब है। भारत पता है, इंडिया भारत पता है। भारत माने इंडिया। आपका इंडिया का मतलब क्या है? आप मुझे बता दीजिए। आप बता सकते हैं? नहीं बता आपको जो मैं, अरे सकते। सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ। आप भानुमति को सुनते हैं, क्या कहते हैं? गर्व से कहते हैं जी, इंटरनेशनल सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है। मैं वहां रहता हूँ, हमें कुछ नहीं पता। सुनिए मेरे बात, हमें जवाब दीजिए। NOIDA क्या कहते हो आप? NOIDA क्या कहते हो? NOIDA बुलाते हो? NOIDA बुलाते हैं आप? तमाम देख लिया मेट्रो में और बसेस में क्या लिख रहे? शहर क्या है? दिल्ली से कहाँ जाती है? आप बोलते हो NOIDA कह के पुकारते हो, आप बोलते हो नोएडा इंटरनेशनल सिटी है, NCR का सिटी है। आप बड़े गर्व से कहते हो मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरा ऑफिस नोएडा में है, और आपको यहाँ पर तकलीफ हो रही कहने में। एब्रीविएशंस को अगर ऐसे नॉर्मल भाषा में पुकारा जाता है, सामान्य भाषा में कहा जाता है, तो आपको तकलीफ हो रही है। जो यही तकलीफ है, ये आपकी परेशानी का कारण है। और आने वाले दिनों में ये उलझन जो आपको हो रही है बार बार में, इसका जवाब जनता देगी। जनता देगी आपको जवाब, जनता देगी आपको जवाब। तो भूल जाइए ये जो जिस किस्म का आप कर रहे हैं 38 सालों का, आपको याद नहीं आई क्योंकि आपने कभी एनडीए को घात डाली? आपको तो गर्व था 303 की हमारी चल रही है जी, 303 कभी नहीं घास डाली। हमारा तो फुल है, अगर जा रहा है तो कोई जाए, हमसे क्या मतलब है, हमारे पास तो 303 है। अब आपको याद आ रही है जी कि सबको हमें और लोगों को भी लेकर के चलना है, तो आप वहां पर भी 70,000 करोड़ के घोटाले को अपने साथ ले आए। आप उसको भी याद INDIA की फुल फॉर्म बता दीजिए। अरे आप बेमतलब की बात करो, आप उसी में आप कह रहे इंडिया है,
अरे भाई क्या है इंडिया माना भारत, भारत माना इंडिया, मुझे पता। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, इंडिया कहिए आप। आपको नहीं पता, इंडिया को गर्व से जो है आप कहिए, और इंडिया को लोग पसंद कर रहे हैं। इंडिया को वोट कांग्रेस करेंगे। के प्रवक्ता भी बैठे, आप भी बैठे, आप दोनों नहीं बता पाए। हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है सर, सब कुछ आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है संजीव जी, रविंद्र जी, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, दोनों लोगों के पास आऊंगा सर। ठीक है संजीव जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर धनोज कुमार इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, काफी समय हो गया। डॉक्टर धनोज जी, आवाज मेरी मिल रही है सर आपको? आ रही है, आवाज आ रही है सर। आपने सुन लिया होगा सभी गेस्टों को, आपने सुन लिया होगा संजीव जी को भी, अनिल जी को भी और रविंद्र जी को, और राहुल गांधी पर जो फैसला आया होगा वो भी आपको पता होगा। जी सर, बताइए सर, क्या मायने लगाए जाए इसको और किस प्रकार से देखा जाए 2024 को देखते हुए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इंडिया वॉइस का। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। तू मानव है कोई अवतार नहीं, तू मानव है कोई अवतार नहीं, उठ चल और भाग, जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, तू मानव है कोई अवतार नहीं, उठ चल और भाग, जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। देखिए, खुशी मनाने के बाद पर खुशी मनाना अच्छी बात, फौरी राहत मिला है भारत को, सबको पता है। लेकिन जिस तरह के बयानबाजी है, वो बयानबाजी जो है ना, उनसे अतिशयोक्ति होती है, रुकना चाहिए। खुशी में सिर्फ खुशी सेलिब्रेशन करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए क्या है, 2-3 ग्राउंड है। पहले फटकार दिया, राहुल गांधी को खूब फटकारा सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत फटकारा, उनके वकील को भी, सिंघवी जी को भी, राहुल जी को भी, और कहा आपके ऊपर कई केसेज है। लेकिन जो बाइनेट की जनता है उनको हम महरूम नहीं कर सकते, उनके हक अधिकार से महरूम नहीं कर सकते। यहाँ ये समझने की जरूरत है, आप इसे जीत के कई मायने निकाल सकते हैं। आप जैसे कांग्रेस पार्टी लड्डू बांटे, बर्फी बांटे, चलेगा, लेकिन इस जीत के मायने कुछ और है। जो न्याय होता है ना, हक अधिकार, वो जनता को ही रख के होता। और एक सवाल पूछा जस्टिस बी.आर. गवई जी ने कि अधिकतम सजा 2 साल की क्यों, तो महेश जेठमलानी साहब ने उससे सहमत हुआ। उन्होंने कहा, जस्टिस साहब ने, कि 1 साल 11 महीना भी हो सकती थी सजा। बात यह सजा को लेकर नहीं है, राहुल गांधी ने गुनाह किया, उसकी सजा कोर्ट ने दी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात का जिक्र किया। लेकिन जब वायनाड की जनता की बात आई और 1 साल ड्यूरेशन की बात आई लोकसभा का, कि 1 साल लोकसभा जो है वहां की जनता वांछित रह जाएगा, इन सब आधार को बनाकर राहुल गांधी को फौरी राहत दी गई। अब देखने वाली बात यह है कि आदेश की कॉपी आने के बाद, उसको पढ़ने के बाद जो लोकसभा सचिवालय है वो क्या फैसला लेता है, क्योंकि वो जो है राय लेगा कानूनन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लाभ नहीं है, इनडायरेक्ट लाभ है। तो जब लूप फूल होता कानून में, तो लूप फूल में इतनी खुशी नहीं मनाना चाहिए। दूसरी बात, संजीव निगम जी अभी बोल रहे थे बहुत खुश होकर, सवाल यह नहीं है कि आपके गठबंधन हो जाने से आप जो है जीत गए चुनाव, अभी आपको बहुत पापड़ बेलना है, क्योंकि अभी सारे दल एकजुट हुए हैं। एक दल जुट हुए हैं, लेकिन उसका अभी कोई फॉर्मेट पब्लिकली नहीं निकला, ना उसका मिनिमम प्रोग्राम निकला है, ना उनके नेता का शकल निकला है, ना उनका विचारधारा निकला, क्योंकि इतने लोग जो मिले हैं तो उनका कौन सा विचारधारा है, किस वादा को लेकर जनता के बीच में जाएगा। क्योंकि मोदी जी जिस जनता के बीच में गया, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अब सवाल है कि ये विपक्ष के तमाम नेता कौन सा वादा लेकर, कौन सा लॉलीपॉप लेकर जाएगा, ये तो है 2024 की बात। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा इतना ही है कि आज एक नजीर पेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक ऐसे नेता जो अपने गुमान में कुछ भी बोल जाना, कुछ भी मान मर्यादा को ताक पर रख देना, जात पात की बात नहीं करने वाले लोग जात पात पर बात करना, इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से सुना और बोला और डांटा। डांटने के बाद यह फौरी राहत आई।
इससे राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सीख लेनी चाहिए, मर्यादा में रहे, क्योंकि ये महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए इनको अगर कोई कुछ कहता भी है, संजीव जवाब दीजिए। आप उनको टोकिए मत। अपना सेवा भाव, अपना कर्तव्य, अपना ईमानदारी से आप जनता के बीच जाइए, जनता को आप उनको समझाइए। सवाल ये है। और रह गई बात, मान लीजिए अब आ जाइए बीजेपी का। बीजेपी, मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि बीजेपी ने विरोध ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बीजेपी भी चाहती थी कि राहुल गांधी का सदस्यता बहाल हो, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगे। क्यों? जितना जलील उनको करना था कर दिया। जवाब दीजिए। मैं सब यूज कर रहा हूं, मैं सब यूज कर रहा हूं। जितना उनको प्रताड़ित करना था उतना कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कह रही है कि सजा 2 साल की हुई, 1 साल 11 महीना का भी हो सकता है। ठीक है संजीव जी, जवाब आवाज मिल रही है। संजीव जी करना था कर दिया, लेकिन जवाब दीजिए सर धनोज जी की बातों का। बीजेपी भी चाह रही है कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट बीजेपी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग। अभी आपका गठबंधन इतने लोगों का तो हो गया, लेकिन विचारधारा अभी कोई नहीं है, चेहरा कोई नहीं है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, वही बात धनोज जी कह रहे हैं। धनोज जी एक निर्भीक और अनबायस्ड जर्नलिस्ट है और मेरे अच्छे मित्र भी है। अक्सर कर मैं इनके साथ पैनल शेयर करता हूँ, तो इनका जो सोचने का जो तर्क है अच्छी बात है, ठीक है, ये जर्नलिस्ट सोचते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ विचारधारा वाली बात है, ये कोई एक दिन में निकल कर इसमें बहुत मंथन और विचार सारे आपस में बैठ करके सब लोग, अभी ये दूसरी बैठक में नाम निकल करके आया गठबंधन का, अभी तीसरी बैठक होगी, तो आगे के जो बिंदु आएंगे, कैसे सीट शेयरिंग होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, क्या वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। कोई जल्दबाजी में, हमें इसकी जल्दबाजी नहीं है कि आज ही मुझे कोई दे देना है। सुनिए, ये अपनी एक सेकंड धनोज जी पास समय नहीं है ना, चुनाव में रणनीति बनाने के लिए समय नहीं है ना। धनोज जी क्या करना है, किस तरीके से करना है, सब हम लोग जो है ये जो कर चुके हैं, जो 9 साल से इन्होंने किया है, अब इनको थोड़ा सा जो है खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी तो इनकी आंखें बिल्कुल ऊपर लगी है, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इनको जैसे सावन में हरा हरा दिखाई पड़ता है ना, इनको सारी चीजें वैसे ही लग रही है कि वाह वाह वाह। लेकिन अब वो समय नजदीक आ गया है, 9 वर्षों के बाद बीजेपी तो पीठ तैयार कर दिया ना। नहीं ठीक है, वो चुन लिया। अरे वो उन्होंने बहुत पहले भी किया था, मुझे याद है, हर बार बात आप उसको एंट्री की है। अभी 2004 में सुषमा जी ने समय से 6 महीने पहले ही करा दिया था, 6 महीने से पहले ही करा दिया था, मैच का टॉस हो 6 महीने पहले करा दिया था चुनाव। बहुत बढ़िया हमारी फील्ड है, मतलब बहुत बढ़िया फील्ड है हमारी। धनोज जी आपको याद है ना, 2004 में 6 महीने पहले ही चुनाव करा दिए थे, लेकिन फील गुड हो रहा है, वक्त नहीं है ना, फील गुड हो रहा है। सारी चीजें सब सिस्टमेटिक वे में सब बैठ करके बात करके समय से सब चीजें आएंगे, कितना समय है, क्या है, कहाँ समय है, पर्याप्त समय है। धनोज जी पर्याप्त समय है, अच्छे से विचार विमर्श करके सारे मुद्दे 2-4 साल बता दीजिए ना। अरे फिर अभी पर्याप्त समय है, अभी समय पर्याप्त है। अगली बैठक जल्द महाराष्ट्र में है और उसमें मैं समझता हूँ काफी हद तक तस्वीर जो है बहुत साफ हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोग इस बारे में सोचे कि जनता का असली जो जनता है असली मालिक वो है, देश भी सोच रहा है, वो अपने मालिक है, देश भी सोच रहा है, देख रहा है। जो गठबंधन विपक्षी ने बनाया, ये धनोज जी आपको तो मैं मानता भी हूँ, आप लोग का रफ्तार ये देखिए धनोज जी, जनता धनोज जी एक बार मेरी भी सुनो, अरे धनोज जी सुन लीजिए, अरे मेरी भी सुनिए, आपकी रफ्तार स्लो है, आप एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट है, आप सुने, मणिपुर जल रहा है, साथ साथ हरियाणा भी धधकने लगा है, हरियाणा की लपटें भी तेज हो गई है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, हम सभी लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते। लानत है आपकी सरकार का मतलब है। सरकार का मतलब क्या होता है जी, अपने हर एक नागरिक की स्वास्थ्य की, उनकी जान माल की रक्षा करना, उनको वचन देना कि हम हर तरीके से आपके लिए आपकी सुरक्षा करेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री, लापरवाह मुख्यमंत्री ये बयानबाजी करते हैं कि हम हमारे को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। आज का
मुद्दा जो है ना उस पर रही है वही मैं उसी में जिस तरीके से राहुल गांधी पे बात हो, राहुल गांधी पे जिस तरीके से उनका जो गिर रहा है और राहुल गांधी का या हमारे इंडिया का जो गठबंधन ये बना है, इसका ग्राफ किस तेजी से बढ़ेगा आप देखिए समय रहते आप भी देख रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, मैं भी एक लेख लिखूंगा। आपको मैं बता रहा हूँ धनोजी पर्याप्त समय बिल्कुल बेचैन ना हो, बिल्कुल बेचैन ना हो, जा चुका है बेचैन जा चुका है, चाहिएगा मैं अगले साल की तैयारी कर रहा हूँ, आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा ना। धैर्य रखे, मेरा तो धैर्य रखा हो, मेरा तो काम है, एक पत्रकार का काम है धैर्य रखे, इसमें सवाल पूछना, सवाल पर विश्लेषण करना है। हमारे साथ में आए सब चारों कोनों से इनको जो है घेरा जाएगा और जनता घेरेगी, सही मायने में तो जनता ही घेरेगी, जनता असली मालिक है, क्योंकि इनके जो ये जो कहते कुछ है करते कुछ है, और ये जो है इस तरीके से इन्होंने बन रखा है, इनका जो वॉशिंग पाउडर अभी तक चल रहा है ना, अब वॉशिंग पाउडर में जो है आपके गठबंधन में सुन तो लीजिए निगम जी, अब 2-4 सेकंड मेरी भी सुन लीजिए। शरद पवार को लेकर उद्धव ठाकरे क्या क्या सामना में नहीं बोल गए, पेशेंस तो आप लोग को रखना चाहिए ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक राजनीतिक मुद्दा होता है, एक सामाजिक मुद्दा होता है, एक सुपीरियर मुद्दा होता है। वो मराठा है, वो उनका भी दायित्व है महाराष्ट्र के प्रति, वो वचनबद्ध इंसान है, लेकिन उस पर आप ही के पार्टनर, आप ही के एक सहभागी उद्धव ठाकरे क्या क्या नहीं बोल गया, ये आप क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इनके अपने साथियों को तो समझाइए, अपने साथी पर तो भरोसा रखिए, अरे अपने साथी पे तो भरोसा रखिए, पूछिए जो उत्तर अपने साथी पे तो भरोसा रखिए। सुहेल देव कहाँ रखिए भरोसा, सुहेल देव किस तरीके की भाषा से नहीं बोलते, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्या क्या नहीं बोल ठीक है संजीव जी, धनोज जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड और गेस्ट बैठे हमारे, ठीक है सर। इंडिया वॉइस के माध्यम से कुछ चीजों से बचना चाहिए कि ये जो वक्तव्य है, ये बोली है, इस पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ गेस्ट को कि मर्यादा का इस्तेमाल कीजिए, शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिए, भाजपा के जो शब्दों का मर्यादा का ध्यान रखिए डिबेट में। देखिए मैं बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बात रखिए, तर्क रखिए, अपनी बातों का स्वागत है, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखें, मर्यादा को ना लांघें। सुहेल देव को मालूम है उनके क्षेत्र में क्या किया है लोगों ने, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास आएंगे, ठीक है आपके पास आएंगे सर, ठीक है। हमारे और गेस्ट जुड़े हैं, अनिल शर्मा जी सुना, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अनिल शर्मा जी आवाज मिल रही है सर जी, आपने सुन लिया होगा, धनोज जी को भी सुन लिया होगा आपने अच्छे से, और आपने संजीव निगम को भी सुन लिया होगा बहुत अच्छे से, संजीव जी को भी, दोनों लोगों को आपने सुना होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से हर किसी का सवाल यही है कि राहुल गांधी को आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, अब वो संसद कब जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ओम बिरला जी का ये कार्यालय को अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है। वो भी निर्धारित हो जाएगा, उसके लिए भी परेशान बीजेपी को होने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय राहुल जी को लेना है कि वो कल जाएंगे या परसों जाएंगे, है ना। रही बात धनोज जी ने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। डॉक्टर साहब बहुत शालीनता के साथ में आपका निवेदन करूं कि जिस प्रकार से विपक्ष का गठबंधन हुआ, 2 मीटिंगें हुई, तीसरी मीटिंग अब महाराष्ट्र में बॉम्बे में होने जा रही है। ये निश्चित समझ लीजिए, बड़े विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा गठबंधन बहुत सामंजस्यता के साथ और एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए हम लोग बड़ी शालीनता के साथ इस गठबंधन को मजबूत करते हुए इस इंडिया से प्रचार प्रसार को भी करेंगे। और मुख्य मुद्दे हमारी मूलभूत समस्याओं के मुद्दे होंगे, देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे में कई मुद्दे निकल कर आएंगे। पूरा मैनिफेस्टो होगा और मैनिफेस्टो सबकी सहमति के साथ बनेगा। रही बात कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसका दल बड़ा होगा, तो हम लोगों में बड़ा दिल है और ये भी निश्चित है कि अगर कोई छोटा दल भी अगर निकल के आता है और उसमें काबिलियत अगर किसी व्यक्ति का, तो हम उसको भी प्रधानमंत्री बनाने का काम। ठीक है, इसके लिए विपक्ष को सत्ता पक्ष को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो दल हैं
26 दलों के अंदर सारे लोग इतने हैं कि सबका दिल बड़ा है। देश के लिए काबिल प्रधानमंत्री देने का काम इंडिया करेगी। और जनता के बीच में, डॉक्टर सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ सुन रहे हैं सर, वो सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब कहीं बिजी है। अगर ना सुन रहे होंगे तो मैं बता दूंगा, आप बोलिए सर। जी जी। रही बात चुनाव के लिए समय वाली, गठबंधन की टीम अपनी जगह काम कर रही है और सारे दलों की टीम जनता के बीच में अपना अपना काम कर रही है। जैसे मैं बता दूं, हमारी कांग्रेस के संविधान संकल्प सभा के रूप में ब्लॉक और वार्ड स्तर पर सभाओं का आयोजन हो रहा है, जनपद स्तर पर सभाओं का आयोजन हो रहा है, जनता से सीधा संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं। रही बात कांग्रेस की गांधी विचारधारा की, तो भारतीय जनता पार्टी का, डॉक्टर आपको याद होगा 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था तो गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा के आधार पर हुआ था। 1977 में जनसंघ को तोड़कर विलय किया गया था जनता पार्टी में, कई संगठन जुड़े थे, जनता पार्टी बनी और उसके बाद जनता पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अलग हुई और जनसंघ अलग हुई। जनसंघ का नारा हिंदुवाद पे है और भारतीय जनता पार्टी का गांधीवादी और समाजवाद पर, यह विचारधारा के ऊपर ये पार्टियां बनी थी। ठीक है, जनसंघ आज भी अपने अस्तित्व में है। अब ये अलग बात है कि वो कितना अस्तित्व में है। भारतीय जनता पार्टी का अपना अस्तित्व है और जनसंघ का अपना। ठीक है, अब ये कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा अलग थी और इनकी विचारधारा अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने जो संगठन बनाया था भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा इतिहास उठा लीजिए, गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा पर बनी थी। लेकिन कहीं भी गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा इनकी कहीं नजर आती है तो बता दें। ठीक है सर, ठीक है। रविंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जनता से जुड़ने की, जनता से हमारा सीधा संवाद हो रहा है, जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। ठीक है सर, बूथ स्तर पर हम लोगों के संगठन काम कर रहे हैं और एकता के सूत्र में बनकर हम लोग ठीक है काम करेंगे और निश्चित है कि इंडिया। ठीक है सर, ठीक है। रविंद्र जी, जिस प्रकार से अनिल जी का यही कहना था कि राहुल गांधी जी आ गए, एक नई ऊर्जा मिली है, नई ताकत मिली है और आपकी बात जो पीएम का चेहरा होगा वो इंडिया से ही निकलेगा। देखिए, इनका गठबंधन जो भी बना है, ये इन्होंने नाम INDI रख के ये सोच रहे हैं कि यूपीए के कारनामे लोग भूल जाएंगे। तो निश्चित रहिए कि ना तो जनता यूपीए के कारनामे भूलिए और अगर हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे हम भूलने नहीं देंगे। हम बताएंगे आप लोगों की कारस्तानियां। और अभी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथी प्रवक्ता है, देखिए इनका जन्म तो हुआ ही आंदोलन से था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और यही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो गए। और कांग्रेस को कोस से ये दिल्ली में सत्ता ली थी। मुझे आज भी याद है जब ये दिखाते थे कि 440 पन्नों की कॉमनवेल्थ की ये रिपोर्ट है जिसमें शीला दीक्षित के सारे कारनामे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, या तो वो झूठी थी या कांग्रेस के पास इन्होंने गिरवी रख दी है वो पढ़ने की फाइल, क्योंकि उससे तो ना तो शीला दीक्षित को इन्होंने कोई सजा दिलाने में साथ किया, आज जबकि है नेत्री हमारे बीच में नहीं है, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी झूठी मक्कार पार्टी है और दोनों जुड़ गए एक साथ। पार्टी एक इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी, 90 सालों से देश को लूटती रही भ्रष्टाचारी बताए, 70,000 करोड़ का घोटाले वाला, उनके ऊपर CBI ED लगा देती है, उनको भी गोद में बिठा के उप मुख्यमंत्री बना देती है, तो जिनके साथ कमिटी भरे व्यवहार करती है, आप लगाइए और राजनीति पे फैसले ले लेती है, कांग्रेस मुख्यमंत्री को तो आपका तो सारे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी और आश्चर्य लंबे समय से उनका बड़ी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे लोगों का गठबंधन जो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हो गए और जबकि होना कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो इनके पास नीति है, संजीव जी आ रहा हूं आपके पास, ना नियत है और ना ही कोई नेता है। अभी तो आप अपना नेता डिसाइड कर लीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि ना तो आपके पास विजन है
ना आपके पास कोई विचार है और ना ही आपके पास कोई नेता है। कांग्रेस तो कह रही है रविंद्र जी, कांग्रेस तो कह रही है आप लोग डर जाओ। कांग्रेस कह रही है कि ये 2024 में राहुल के आने के बाद मोदी की बाय बाय होगी। नहीं ठीक है, ये इनका आता हुआ है, ये इतना फूक पे चढ़ा देते हैं राहुल गांधी जी को। हम 2014 से देख रहे हैं, राहुल जैसा कोई नहीं, राहुल आया शेर आया, शेर आया शेर आया। तो वो इतना इन्हें फूक पे चढ़ाए थे, वो बेचारे फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंसेंट बोल देते हैं, फिर मीडिया ट्रोल हो जाता है, लोग उन्हें ट्रोल कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि भाजपा की आईटी खतरनाक है। संजीव जी जल्दी से, इतना मत चढ़ाओ। ठीक है सर रविंद्र जी, ठीक है संजीव जी रखिए बात अपनी। जी सर। रविंद्र जी तो ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं, भ्रष्टाचारी ये हमें उपदेश देंगे, ये हमें उपदेश देंगे। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों कैमरे में 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया और उसको भारतीय हमारी न्यायालय ने सजा भी दी, और आप हमें ज्ञान बांटेंगे? डूबे दलदल में आप डूबे हुए भ्रष्टाचार में, और आप यहाँ पर आकर के बता रहे हो कौन संस्कार वाली पार्टी है? डबल एक्शन की जो उदय हुआ था, हम अपने मिशन पर चल रहे हैं। इतने कम समय में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा हासिल करना मामूली बात नहीं है। हमने वो कर दिखाया है दिल्ली और पंजाब में जो आप कर नहीं सकते हो। आप तो इतना लाव लश्कर लेकर के पूरे भारत में आप जो कर रहे हो, हर जगह डबल इंजन, आपकी हर जगह डबल इंजन सरकारें फेल हो रही है। क्या मणिपुर में, क्या आपका हरियाणा में? ठीक है और सर, आप यहाँ ज्ञान परोस रहे हो। ठीक है संजीव जी। डॉक्टर धनोज जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा अपने ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता साथियों को, उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जनता आज की इतनी प्रबुद्ध है, पूरे भारत का छोटे बच्चे भी अब राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं। अपने पेरेंट्स को वो सजेस्ट करते हैं कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना। मेरा कहना यही है कि आप टीवी में, पत्र में, पेपर में आप मजबूत है, क्या फील्ड में मजबूत होना जरूरी नहीं है? क्या पूरे भारत में संगठन का मजबूत होना जरूरी नहीं है? क्या आपको 272 कम से कम 272 लाना होगा, तब मोदी जी की विदाई करनी है। अब सवाल यह होता है, मेरा फिर वही सवाल है लास्ट कमेंट में, कि इनके कौन ऐसा नेता है जिनके बल पर 272 सीट आ जाएंगे? ऐसे नेता को आगे लाने की जरूरत है। दूसरा, ये अपने दोस्तों पे जो टिप्पा टिप्पणी करते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर किया, इन सब चीजों से बचना चाहिए। मैं तो इनके लिए कह रहा हूं कि आप टिप्पा टिप्पी अपने दोस्त को ही, दोस्त का मतलब होता है उसका अच्छा भी अपना, उसका बुरा भी अपना। दोस्ती का मतलब यही होता है ना निगम साहब, आपकी अच्छा भी और आपकी बुराई भी। दोस्ती का मतलब हम लोग यही जानते हैं ना। दोस्त वो दोस्त क्या जो साथ रहे तो हलवा खाए और दूर जाए तो भूखे रह जाए। दोस्त का मतलब होता है जीते मरते दोस्त। अगर शरद पवार ने मंच शामिल साझा किया तो उद्धव ठाकरे को विचलित होने की जरूरत नहीं था, क्योंकि उनका एक अपना कर्तव्य था और वो कर्तव्य को निभा रहे थे। वो कर्तव्य जो निभाता है नेता, उसकी इज्जत होती है देश में। इसलिए अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा परहेज करिए ऐसे शब्द बोलने से जिन शब्द से आपको ही नुकसान हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि शब्दों का मर्यादा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारा देश अब शब्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका, रविंद्र जी आपका, संजीव जी आपका और डॉक्टर धनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का ही निकल कर आ रहा है, लगातार कांग्रेस राहुल गांधी की बहाली पर खुश है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मोदी पर कोई असर नहीं पड़ेगा 2024 के चुनाव में। अब देखना होगा आगे चलकर क्या कुछ होता है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।